पढ़ लिया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ओके, देन कल अपनों ने देखा था थ्योरी क्लास में, सुबह जो देखा था उसके बारे में, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए उसका कॉन्सेप्ट अपन स्टडी कर रहे थे, है ना। नॉन वोलेटाइल सॉल्ट, ये बताया था ना मैंने कि आपने सॉल्ट ऐड कर दिया है तो फिर नंबर ऑफ लॉन्चिंग साइट कम हो जाएंगी, परसों वाली क्लास में, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ लॉन्चिंग साइट कम हो जाएंगी तो क्या होएगा, जो प्योर सॉल्वेंट के वेपर्स मॉलिक्यूल कम पहुंचेंगे वेपर फेज में तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अपने पूरा जो कंडीशन है, जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया था, उसका मैथमेटिकल फॉर्म रह गया था, इतना आप लोगों ने पढ़ा था। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन रिवाइज कोई कराएगा तो क्या बोलोगे बच्चों, इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स, किसका, ये वेपर्स किसकी हैं, उसी के, वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज व्हेन रेट ऑफ रिवर्पोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है ना। वेपर प्रेशर को फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं, नंबर 1 इज टेम्परेचर एंड सेकंड इज यार नेचर ऑफ लिक्विड, और नेचर ऑफ लिक्विड में फिर इसको क्या, नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड कैसा है, मतलब लिक्विड में जो पार्टिकल्स है उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे है, नेचर ऑफ लिक्विड में ये बात आ जाती है। तो यहाँ से तुमने देखा था कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लीनियर रिलेशनशिप है, इसको डबल करोगे तो ये तो डबल। इक्वेशन तो तुमने देख ही ली थी, आज सुबह बता दी थी कौन सी इक्वेशन से रिलेटेड है। केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है बस खाली ये बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा उससे हमारे को मतलब नहीं है, सब्जेक्टिव रिलेशन बोलते हैं इसको। मैथमेटिक वाला रिलेशन नहीं है कि इसको डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा, समझने के लिए ऐसा लिख दिया जाता है केमिस्ट्री में। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है ना। और नेचर ऑफ लिक्विड के बेसिस पे तुमने क्या देखा था, वेपर प्रेशर का रिलेशन, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी, मतलब जो लिक्विड जितना वोलेटाइल होगा आसानी से वेपर फेज में चला जाएगा उतना ज्यादा है उसके वेपर्स बनेंगे, वेपर होंगे, उतने ज्यादा ही वेपर में मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएंगे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का नेचर अलग अलग होता है, आपको सबको मालूम है, वो अपन आगे पढ़ेंगे भी डिटेल में। फिर अपनों ने शुरू करा था राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो राउल्स लॉ दो केसेस में पढ़ना है अपनों को, तो सबसे पहले अपनों को पढ़ना था राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो कि क्या था, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट कैसा है, जो खुद वेपर फेज में नहीं जाता है ना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब कैसा सॉल्यूट होगा, ज्यादातर सॉलिड, सारे सॉलिड, दो सॉलिड, एक दो सॉलिड को छोड़ के ज्यादातर सॉलिड्स कैसे होते हैं, नॉन वोलेटाइल। मतलब आपने एक ईंट रख दी है, ईंट में से ऐसा नहीं है कि ईंट के पार्टिकल जाएंगे और 2-3 साल बाद ईंट गायब हो जाएगी आपकी, है ना, तो वो वेपराइज नहीं होती है, उसका वेपर प्रेशर वो नॉन वोलेटाइल होती है। तो ज्यादातर सॉलिड्स कैसे होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, एक दो एग्जांपल आपको मालूम है, कैंपर वगैरह, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। तो अगर आपने सॉलिड बोल दिया तो वो नॉन वोलेटाइल ही हो जाएगा सॉल्यूट, ठीक है ना। और सॉल्वेंट तो आपका लिक्विड ही होगा, क्योंकि अपनों को लिक्विड सॉल्यूशन ही पढ़ना है, सॉलिड इन लिक्विड पढ़ना है और लिक्विड इन लिक्विड पढ़ना है, ठीक है, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जिसमें तुमने क्या देखा था, पहले एक कंटेनर में प्योर पानी है, प्योर पानी है, ठीक है, और उसको तुमने ढक के रख रखा है, उसके ऊपर प्रेशर गेज भी लगा हुआ है, प्रेशर गेज, और इस पानी का टेम्परेचर है 25, और अभी ये प्योर वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, पानी जरूरी नहीं है, कोई और भी हो सकता है, तो प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है, यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है प्योर कंडीशन में, उसे बोला जाता है दैट इज योर पी नॉट। क्या बोला जाएगा बच्चों, पी नॉट। नॉट नॉट टर्म लगा दिया, इसका मतलब क्या, प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर है। यहाँ से ये प्रेशर गॉज आपको रीडिंग लेके दे देगा। यहाँ पे पहले वेपर्स आएंगे, और वेपर्स में जो मॉलिक्यूल का नंबर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, इक्विलिब्रियम आ गया, है ना। जब नंबर बदल रहा था तो प्रेशर भी फ्लक्चुएट हो रहा था, इसकी नीडल भी फ्लक्चुएट हो रही होगी, पर जैसे ही नीडल एक जगह पे फिक्स आके रुक जाएगी प्रेशर गेज में, तो समझ में आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम आ गया है, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन कंडेंसेशन के बराबर आ गया। और यहाँ पे जो प्रेशर ये टकरा के लगाएंगे, इधर उधर नीचे भी लगाएंगे, कंटेनर के साइड में भी लगाएंगे, वो प्रेशर तुम्हारा हो जाएगा, दैट इज योर वेपर प्रेशर। और यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है तो इस वेपर प्रेशर को पी नॉट लिख दिया जाएगा, ठीक है। फिर अगला कंडीशन क्या देखी थी तुमने, इसी प्योर पानी में अब तुम्हें क्या कर देना है, वाटर है, उसके अंदर तुम्हारे को एक ऐसा सॉल्यूट ऐड करना है, कौन सा सॉल्यूट, जो कि नॉन वोलेटाइल हो, मतलब सॉलिड स्टेट में हो सॉल्यूट, जैसे नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, है ना, ये बहुत सारे जो जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, यूरिया डाल दिया, ये सारी चीजें डाल दी, तो क्या होता जाएगा इसका, क्या चीज होगी बच्चों, पहले सरफेस पे पहले पूरे के पूरे पानी के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे, पर जैसे ही तुमने कोई सॉल्यूट डाला जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो वो
क्या कर देगा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सरफेस एरिया रिड्यूस कर देगा। पहले मैं बोल रहा हूँ, सपोज कर लो इस पूरे सरफेस एरिया मान लो ये 100 है, 100 है ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ये सरफेस एरिया है, और इसमें पहले 10,000 मॉलिक्यूल थे, सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल थे। तो यूनिट एरिया पे कितने मॉलिक्यूल थे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे कितने मॉलिक्यूल थे, तो 100 को उससे डिवाइड कर दो, 10,000 डिवाइडेड बाय 100, बोलो कितने मॉलिक्यूल थे, यूनिट एरिया में 100 मॉलिक्यूल थे। अब क्या हुआ, कुछ सॉल्ट वॉल्ट के मॉलिक्यूल भी आके बैठ गए इस पे, तो अब मान लो इसके मॉलिक्यूल 9,000 ही रह गए, पानी के मॉलिक्यूल सरफेस में 9,000 ही रह गए। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे पानी के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो कि उड़ सकते हो 9,000 ही रह गए। तो पर यूनिट सरफेस एरिया कितने मॉलिक्यूल रह गए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के, इस पे 9,000 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे अब बोलोगे आप क्या कि 90 मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया रह गया, पहले 100 थे, तो ऐसा बोला जाता है नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो कि वोलेटाइल है पर यूनिट एरिया रिड्यूस हो गए। सरफेस एरिया रिड्यूस नहीं हुआ, पहले भी बीकर का सरफेस एरिया इतना ही था, अभी भी इतना ही है। तो सही तरीका बोलने का होता है नंबर ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट, सॉरी नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सरफेस एरिया, ऐसा बोलना चाहिए, पर यूनिट सरफेस एरिया बोलना चाहिए, वो रिड्यूस होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया रिड्यूस नहीं हो रहा होता है। सबको क्लियर है ये बात? हाँ, और फिर यहाँ पे भी उसने प्रेशर गेज लगा रखा था, यहाँ पे भी उसने ऊपर प्रेशर गेज लगा रखा था, और जैसे ही उसने प्रेशर गेज में यहाँ पे रीडिंग देख रहा था, तो हर बार क्या पाता था वो कि जो प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर आ रहा है उससे थोड़ा सा कम आ रहा है। अगर ये 23.8 आ रहा है तो ये 23 आ जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसने अगली बार चीनी डाल के देखी, अगली बार यूरिया डाल के देखा, अगली बार अलग कोई भी सॉलिड डाल के देख रहा था, तो बस घुलना चाहिए उसके अंदर वो, तो जो भी घुलने वाला सॉलिड था तो वेपर प्रेशर घटता जा रहा है। तो उसका रीजन उसने फिर क्या बताया था बच्चों? तो पहली तो बात बताई थी उन्होंने कि कितने मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिचिंग इन द वेपर फेज वो घट जा रहा है। क्या हो रहा है, सॉल्यूट डालने से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से हो क्या रहा है बच्चों? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब डाला जा रहा है तो पहले जितने पानी के मॉलिक्यूल पहुंच रहे थे इस टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, अब उतने नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? उसका रीजन क्या बताया, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सरफेस एरिया अब कम हो गए, क्योंकि पहले जहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल हुआ करते थे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हुआ करते थे, वहां पे अब सॉल्ट के मॉलिक्यूल आके बैठ गए हैं, पार्टिकल आके बैठ गए, जो कि खुद भी नहीं उड़ रहे हैं और दूसरों को भी वेपर फेज में नहीं जाने दे रहे। तो अब यहाँ पे कम मॉलिक्यूल पहुंच रहे हैं, कम मॉलिक्यूल पहुंच रहे हैं, कितने कम पहुंचेंगे उसका रीजन उसने फिर उससे पूछा, कम मॉलिक्यूल क्यों पहुंच रहे हैं? तो उसने रीजन बताया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन हो सकता है वो एक उसके लिए अड़चन बन रहा हो। क्यों? क्योंकि पहले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही थे सारे, तो एक जैसे इंटरेक्शन थे, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जब ऊपर जाता था तो रोकने वाले पानी के ही मॉलिक्यूल हुआ करते थे। अब अगर ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ऊपर जाना चाहेगा तो दूसरे तरह के नए लोग भी आ गए, दूसरे तरह के पार्टिकल भी आ गए, जो हो सकता है पानी से ज्यादा स्ट्रांगली उस मॉलिक्यूल को होल्ड कर लें और ऊपर जाने से रोक लें कि मत जाओ ऊपर वेपर फेज में। ठीक है ना? तो एक तो रीजन ये बोला था कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन की वजह से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो सकता है वेपर फेज में अब कम जा रहे हैं, और दूसरा तो आपको पता ही है लॉन्चिंग साइट ही कम हो गई, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सरफेस एरिया ही कम हो गए, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सरफेस एरिया ही कम हो गए। तो वो तो सबसे बड़ा रीजन है कि इफेक्टिव सरफेस एरिया कम हो गया इस वजह से। तो ये भी एक रीजन था कि पहले सॉल्वेंट सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल थे, तो एक तरह का इंटरेक्शन होने की वजह से वो उसे कितने फोर्स से रोक रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा था। पर यहाँ पे जो नए पार्टिकल्स आए वो हो सकता है ज्यादा फोर्स लगा के अट्रैक्ट कर रहे हो तो कम मॉलिक्यूल पहुंच पाएंगे। ठीक है ना? तो फिर उन्होंने ये वाली चीज को रूल आउट करने के लिए क्या बोला कि यार ये वाला फैक्टर लेंगे तो हर बार अलग अलग नेचर ऑफ लिक्विड के लिए, अलग अलग नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए अलग अलग फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट बदलेगा तो अलग अलग फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर मैंने नमकीन पानी बनाया, नमक और पानी मिलाया तो उसके लिए अलग आएगा, जब मैंने शक्कर और पानी मिलाया उसके लिए अलग आएगा। ठीक है ना? वैसे अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिए तो अलग अलग फॉर्मूला आएगा, मैं जनरलाइज ही नहीं कर पाऊंगा इस चीज को। तो उन्होंने बोला यार लेट अस अवॉइड दिस फैक्टर, बोलते हैं एक काम करते हैं, सॉल्यूशन को तुम आइडियल मान लो, आइडियल सॉल्यूशन ले लो। आइडियल सॉल्यूशन में उन्होंने बोला आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? तो उन्होंने बोला जो बहुत बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट है, पहली चीज तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। वेरी डाइल्यूट होने से मतलब क्या है? पानी में खाली तुमने 2-3 दाने शक्कर के डाले, तो इतने कम शक्कर के दाने डाले कि जैसे सॉल्यूशन तो बन गया, प्योर सॉल्वेंट नहीं रहा, पानी प्योर नहीं रहा, अब उसमें थोड़ा सॉल्यूशन आपने डाल दिया, 2-3 दाने भी डाले तो पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, आपने 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी, 2-3 दाने में बहुत सारे पार्टिकल, तो इतना कम डाला कि सरफेस पे बहुत कम मॉलिक्यूल आ रहे हैं कि आपको पानी का टेस्ट भी नहीं आ रहा है कि वो थोड़ा सा मीठा हो गया। ठीक है? मतलब इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा होना चाहिए और सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होना चाहिए, तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा उन्होंने बोला
दूसरा उन्होंने क्या बोला कि ये जो पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन, मतलब ऐसे बोलते हैं कि अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल को ए बोल रहा हूँ तो ए में जैसे फोर्सेस लग रहे थे, तो अब ये जो नए तरह के पार्टिकल बी आए मान लो, तो ए बी के बीच में भी वही फोर्सेस लग रहे हैं जो ए के बीच में लग रहे थे। जितना अट्रैक्शन फोर्स ए बी के बीच में है उतने ही ए के बीच में भी है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को आइडियल फिर उन्होंने बोला कि दो पैरामीटर, एक तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या कि जो इंट्रैक्शन थे, जो पुराने इंट्रैक्शन थे वो नए इंट्रैक्शन वो एक जैसे हैं, बराबर हैं, नियरली। तो इस तरह के सॉल्यूशन को उन्होंने आइडियल सॉल्यूशन बोला, जिससे ये फैक्टर गायब हो गया। बस अब उनको इस फैक्टर के लिए फॉर्मूला बनाना था कि जब मैंने सॉल्ट डाला या शुगर डाली, कितनी भी डाली, अब उससे नेचर ऑफ द सॉल्यूट सॉल्वेंट पे तो डिपेंड करने वाला ही नहीं है, पर कितना वेपर प्रेशर में कमी है उसके लिए वो फॉर्मूला बनाना चाहते थे। और ये कितनी अच्छी बात है, उन्होंने फॉर्मूला बना दिया, तो अपनों को लैब में जाके हर बार एक्सपेरिमेंट की चेक करने की जरूरत नहीं है। वरना अदरवाइज तो एक तरीका तो क्या है, आप पानी में जाओ, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के देख लो, ऊपर प्रेशर गेज में लगा के देख लो, पता चल जाएगा वेपर प्रेशर कितना आ रहा है। तो बार बार में आपको लैब में नहीं जाना पड़ेगा, थ्योरेटिकली उन्होंने लॉ बना दिया एक बार, उसमें आपने कितना कितना मोल्स आपने सॉल्ट के डाले वो फॉर्मूले में लगाओ, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा उसका, उससे मल्टीप्लाई करो प्योर की वैल्यू से, आपको वेपर प्रेशर पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, विदाउट गोइंग इनटू द लेबोरेटरी। बात आ रही है समझ में क्या सबको? तो कितना अच्छा काम करके गए वो, ठीक है ना। तो अब देखो, फिर अब ध्यान से देखो, फिर उन्होंने क्या बोला कि अब सॉल्यूशन में कम वेपर्स पहुंच रहे हैं सॉल्वेंट के, सॉल्यूट तो पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपर फेज में कम मॉलिक्यूल सॉल्वेंट जो भी है उसके पहुंच रहे हैं, पहले ज्यादा पहुंचा करते थे, उसके रीजन मैंने आपको समझा दी। अब कम मॉलिक्यूल पहुंच रहे हैं, उसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया। तो कितना कम होगा या कितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, अब सॉल्यूशन बन चुका है, पहले खाली प्योर सॉल्वेंट था, आपको सॉलिड डाल दिया, ऐसा सॉलिड जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्यूशन बन गया, दो चीज मिल गई ना, मिक्सचर बन गया। तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना कम होगा कितना ज्यादा होगा, तो उन्होंने क्या बताया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जितना सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होगा उतना ज्यादा वेपर होगा, जितना सॉल्वेंट कम अमाउंट में होगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का जितना कम होएगा, जितने कम पार्टिकल होंगे, मतलब आपने अगर सॉल्यूट ज्यादा डाल दिया तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर सॉल्यूट आपने कम अमाउंट में डाल रखा है, सॉल्यूट कम अमाउंट में डाल रखा है, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का ज्यादा होगा और वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो उन्होंने ये बात एक्सपेरिमेंटली बताई कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा वेपर फेज में जा पाएंगे, उतना ज्यादा यहाँ पे वेपर प्रेशर होएगा। और जितना ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल डालते जाओगे उतना ज्यादा ये ब्लॉक कर देंगे यहाँ की जगह को, और उतना फिर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कम हो जाएगा, उतना ही कम वेपर प्रेशर हो जाएगा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये समझ में आया, राउल्स ने बोला, और इसी को ही तुम इंग्लिश में बोलते हो, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। दिस इज राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। समझ में आ रही है बात क्या सबको? बोलेंगे डिफाइन राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, या खाली राउल्स लॉ भी आ जाता है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ vapor pressure of solution is directly proportional to mole fraction of that solvent या of that component in the solution। सॉल्वेंट हटा दो क्योंकि दोनों के लिए जनरलाइज करना हो, वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए भी पढ़ना हो, नॉन वोलेटाइल के लिए भी, तो डेट कंपोनेंट बोल देना चाहिए। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। इस तरह से जनरलाइज भी कर दिया जाता है। समझ में आए दोनों स्टेटमेंट? अगर बोले राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिफाइन करो, तो डायरेक्टली ये बोल दो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और अगर खाली वो लिख के देते हैं राउल्स लॉ डिफाइन करो, तुम लिखोगे अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन फेज। ये भी लिखना जरूरी है क्योंकि एक मिक्सचर ऊपर भी बनता है वेपर फेज में, उसका आपका मोल फ्रैक्शन नहीं बताना है। समझ में आई बात सबको? हाँ, अब आगे मैथमेटिकल फॉर्म बनाते हैं। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ रहा है, उसको के बोल देते हैं अपन, चलो, है ना, के एक्स ए हो गया, के एक्स ए हो गया। अब इस के की वैल्यू निकालना है हम लोग को, इस इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इस के की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकाली जाएगी, ध्यान से देखो। के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स ए को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे किसकी वजह से, बोलो, खाली सॉल्वेंट की वजह से, क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल तो ऊपर पहुंच ही नहीं रहे। ये बात समझ में आ रही है क्या सबको? yes, यहाँ पे जो वेपर फेज में आ रहे हैं, तो क्या सॉल्यूट के पार्टिकल वेपर फेज में आ रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट का भी है, बराबर बराबर ही है। तो पीएस की जगह पी ए भी लिख सकते हो तुम, ठीक है ना, एक ही बात है। डिवाइडेड बाय, बोलो डिवाइडेड बाय क्या, एक्स से नीचे आ गया, है ना। अब के की वैल्यू निकालना है, के इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, तो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, व्हेन एक्स ए इज इक्वल टू 1। जब एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों,
पूरा प्योर पानी आ जाएगा, मतलब प्योर पानी आ जाएगा तो वेपर प्रेशर उस टाइम पे क्या हो जाएगा, पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। ये समझ में आ रही है क्या? नॉट का साइन आपने बताया था। जब x इज इक्वल टू 1 है, मतलब मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब पूरा का पूरा कंपोनेंट पानी ही है और कोई चीज डाली हुई नहीं है उसमें। उस टाइम पे जो प्रेशर आता है उसको तो क्या सिंबल बोलते हो आप, नॉट साइन के साथ बोलते हो, तो पी नॉट ए हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात, बोलो। तो k की वैल्यू क्या आ गई, पी ए की जगह पी नॉट ए हो गया और एक्स ए की जगह 1 हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ रही है, पी नॉट ए के बराबर आ रही है। तो इससे क्या समझ में आता है तुम्हारे को, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, या सॉल्वेंट का भी वही है तो उसको पी ए भी लिख सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन इज इक्वल टू k की जगह तो क्या वैल्यू हो गई, पी नॉट ए प्योर फॉर्म में मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए। क्लियर हो रहा है ये फॉर्मूला सभी को? अब आगे इसी का मॉडिफाइड फॉर्म बनाते हैं, जल्दी से इसका मॉडिफाइड फॉर्म बनाते हैं। मॉडिफाइड फॉर्म कैसे बनेगा, देखो अब मैं पी एस लेके चल रहा हूँ खाली। एक्स ए को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन है तो आई नो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, तो मैं इस एक्स ए की जगह डालूंगा 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। अब फिर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा इसको, क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ठीक है। और इधर चल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये वाले टर्म को इधर ट्रांसपोज करूंगा और इसको इधर ट्रांसपोज करूंगा, तो माइनस में है ये पी नॉट ए एक्स बी, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा पी नॉट ए एक्स बी, और पी नॉट ए इधर चल रहा है ये बचा हुआ है, एंड ये पी एस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? अब एक्स बी को छोड़ के पी नॉट ए को भी नीचे ट्रांसपोज कर दूंगा, तो एक्स बी इज इक्वल टू, इसे इस टर्म को बोला जाता है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये प्योर सॉल्वेंट का था, ये सॉल्यूशन का था, तो प्योर सॉल्वेंट का हमेशा ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का कम होता है, तो ये इसे बोला जाता है, ये वाले टर्म को पी नॉट ए माइनस पी एस को, दिस इज कॉल्ड एज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। आप इसी को पी नॉट ए से डिवाइड कर दो तो रिलेटिव एरर जैसा कॉन्सेप्ट होता है ना, माइनस डिफरेंस को उसी से ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर दो तो वो आ जाता है तुम्हारा रिलेटिव वैल्यू या फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है। तो ये जो चीज है इसे बोला जाता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये वाले टर्म को RLVP, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, जो कि मोल फ्रैक्शन के बराबर है। इस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इसको डिफाइन किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आए, तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज, इन द सॉल्यूशन बोलना जरूरी है क्योंकि मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी होता है, ठीक है ना। इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर हो रहा है? अब थोड़ी देर 10 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, आप लोग जब इतना बुक से रिवाइज करो। पॉज करके जाओ, हाँ जाओ जल्दी से सब लोग। तो क्या पढ़ा अभी तुम लोगों को, थोड़ा वो समझ में आ रहा है कि नहीं, सो रहे हो तुम? क्या पढ़ रहे हैं बोलो? राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से क्या समझते हो? जो खुद वेपर फेज में नहीं जाता है और अपनी जगह लिक्विड स्टेट में लेके बैठ जाता है ना, जो वो वेपराइज नहीं होता है, ऐसे सॉल्यूट को क्या बोला जाता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या ऑब्जर्वेशन था, प्योर सॉल्वेंट ले लो, प्योर पानी ले लो या कोई भी सॉल्वेंट ले लो, उसका जो वेपर प्रेशर है, सपोज कर लो ये प्रेशर गेज ने नोट करके दिया, सॉल्वेंट के लिए मैं ए टर्म यूज करता हूँ, और क्योंकि प्योर स्टेट में है तो पी नॉट उसने मेरे को नोट करके दिया, ये प्योर सॉल्वेंट है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर फिक्स ही रखेंगे। अब फिर क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, अलग अलग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला गया पानी के अंदर, ठीक है ना, अलग अलग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक बार शक्कर एक बार नमक, तो हर बार क्या ऑब्जर्वेशन रहता था, प्रेशर गेज में थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता था। यहाँ पे अगर 24 आ रहा है तो ये 23.8 23.6, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता था। इस टाइम पे जो प्रेशर आ रहा है उसमें से नॉट हटा लेते थे। क्यों नॉट हटा लेते थे? क्योंकि यहाँ पे अब प्योर सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूशन बन चुका है, सॉल्यूट भी आ चुका है, सॉल्वेंट भी आ चुका है। पर सॉल्यूट कैसा है, सॉल्यूट है जिद्दी, जो एक जगह पे यहाँ पे बैठ गया, खुद भी नहीं उड़ रहा है, और जो यहाँ पे जो पानी के मॉलिक्यूल पहले हुआ करते थे उस जगह पे जाके बैठ गया है। तो जिसकी वजह से दो चीजें हुई हैं, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट सरफेस एरिया घट गया है, जिसकी वजह से अब वेपर फेज में आने के चांसेस उनके मॉलिक्यूल के कम हो गए, जिसकी वजह से कम मॉलिक्यूल पहुंच रहे हैं, और कम मॉलिक्यूल पहुंचने की वजह से वेपर प्रेशर भी घट जा रहा है ना। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना होएगा, उनसे पूछा गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होएगा, तो बोला जितना ज्यादा, तो वेपर प्रेशर इतना जितना ज्यादा होगा जितना मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। सॉल्वेंट का अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा है मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम है,
क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू तो 1 होती है। एक चीज अगर ज्यादा है, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, तो सॉल्यूट का ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर ये 0.9 है तो ये 0.1 है, ये 0.95 है तो ये 0.05 है। तो ये चीज है, सॉल्वेंट का अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो सॉल्यूट का कम होएगा। और उल्टा देखो, अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, मतलब ज्यादा सॉल्यूट के नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स यहाँ के बैठ गए, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उतने कम हो जाएंगे, मतलब उसका मोल फ्रैक्शन उतना कम हो जाएगा, उतना ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर हो रही है ये बात क्या? Yes, sir. इसी से पी एस को आगे सॉल्व करा। और एक और चीज समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेपर एक ही चीज के बन रहे हैं, सॉल्वेंट के बन रहे हैं, सॉल्यूट तो जा ही नहीं रहा है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर भी है, बट प्योर स्टेट में नहीं है इस बार, इसलिए नॉट का साइन नहीं लगाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो वेपर प्रेशर आपको कांस्टेंट आता है, उसकी वैल्यू सॉल्व करके भी बता दी मैंने, वो किसके आती है, पी नॉट ए, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर आती है, और एक्स ए। फिर इसको अपनों ने फर्दर सॉल्व करा, अपनों ने बोला बाइनरी सॉल्यूशन के लिए एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स ए की जगह आई कैन राइट व्हाट 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। तो आगे सॉल्व करा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट, एक्स ए की जगह क्या डाला गया बच्चों, 1 माइनस एक्स बी। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करा गया पी नॉट को, तो पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 पी नॉट, और पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय एक्स बी, पी नॉट ए एक्स बी के बराबर है ना। फिर ट्रांसपोज ट्रांसपोज का खेल खेला, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, है ना, दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज करी। ये वाला टर्म एलएचएस में लाया गया तो नेगेटिव साइन के साथ पॉजिटिव हो गया अभी, पी नॉट ए एक्स बी, और पी एस वाले टर्म को उधर लाया गया तो ये पी नॉट ए माइनस पी एस। ये वाले टर्म को क्या बोला जाता है कि ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का, मतलब प्योर पानी का, और ये पीएस है नमक या चीनी डालने के बाद। तो कौन सी वैल्यू कम होती है बच्चों, हमेशा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है। तो ये वाला टर्म जो कहलाता है, इसे क्या बोलते हो तुमसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आंसर क्या बोलोगे, पी नॉट ए माइनस पी एस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो कब बनेगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनेगी चाहे पी नॉट ए को भी नीचे भेज दोगे, तो एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन बोलो पी नॉट ए। डिफरेंस है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, इसे बोला जाता है फ्रैक्शन या रिलेटिव वैल्यू, है ना। चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव वैल्यू और या फ्रैक्शन। तो जैसे इस टर्म को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था, वो ओरिजिनल से डिवाइड कर दिया तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया, जो कि किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे सॉल्वेंट में, उतनी जगह वो घेर लेगा यहाँ पर, और उतना ही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखने को मिलेगी, ये बोल रहा है फॉर्मूला। जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होएगा, उतना ज्यादा ही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आएगा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है, जो कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। और यहाँ पे एक्स बी सॉल्यूट पार्टिकल की ही कंसंट्रेशन टर्म है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्यों नहीं है, क्योंकि एक और चीज आ रही है यहाँ पे, पी नॉट ए पे भी डिपेंड कर रहा है, जो सॉल्वेंट है उसका प्योर वेपर प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है, तो दिस टर्म इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट पी नॉट ए को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब खाली वाहिद सिर्फ एक्स बी पे डिपेंड कर रहा है ये चीज, सो दिस टर्म रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात क्या सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देखो इस फॉर्मूले को और आगे बढ़ाते हैं, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या था, एक्स बी के बराबर, है ना, एक्स बी के बराबर। नाउ इस एक्स बी का फॉर्मूला क्या होता है अपने आप का, आरएचएस, खाली आरएचएस की वैल्यू लिखना, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला होएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, तो बाइनरी सॉल्यूशन है तो Na प्लस Nb। अब बोलते हैं राउल्स लॉ किसके लिए वैलिड है, बोलो, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना, वेरी डाइल्यूट लिया था उन्होंने। वेरी डाइल्यूट क्यों लिया था, सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन को कम करने के लिए, कि वो इंटरेक्शन बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाए, है ना, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़े कि नमक डाला है या शक्कर डाला है, इस वजह से वेरी डाइल्यूट कंसीडर करा। तो वेरी डाइल्यूट का मतलब तो क्या, सॉल्वेंट के मोल्स बहुत बहुत ज्यादा होंगे, Na इज वेरी 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 ग्रेटर देन Nb। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है तो सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम होंगे, तो फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन Na इज वेरी 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 ग्रेटर देन Nb। इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, यू कैन नेग्लेक्ट Na बहुत बड़ा है और Na की वैल्यू है मान लो 10 मोल और Nb की वैल्यू 0.0001 मोल, तो 10 में 0.001 जोड़ो या ना जोड़ो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो डिनोमिनेटर में से Nb को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो फिर क्या फॉर्मूला बचेगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, बोलो, इज इक्वल टू
NB। अब नेग्लेक्टिंग NB फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे NB अपॉन Na बचाएगा, मतलब रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इसको फिर एक्सपांड कर सकते हो RHS में। NB की वैल्यू क्या होती है, मोल्स ऑफ B क्या होएगा, मास ऑफ B, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इसको एक्सपांड करो तो ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल का फॉर्मूला ये होता है, A अपॉन B अपॉन C अपॉन D के फॉर्मेट में आ गया। अब इसको कैसे लिख दोगे तुम, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू WB अपॉन MB। अब जो सबसे नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, MB अपॉन WA, MB अपॉन WA। पर ये फॉर्मूला तुमने, दिस इज नॉट अ जनरल फॉर्मूला, इसको इसमें स्पेशल केस लगाया तुमने फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तुमने खुद ने नेग्लेक्ट करा ना NB के मोल्स, तो फिर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ में आ गई ये बात क्या सबको? Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सब लोग आ गए कि नहीं आए? फायदा तुम्हारा, बंद है वीडियो? जी सर, फोन चार्ज पे लगाया हुआ है, लैपटॉप बंद हो गया। ठीक है चलो। पानी उतर गया वहां से आते खाने से? जी सर। चलो ठीक है। बोल के बंद किया करो, मैसेज नहीं मिलेगा ना तो भगा दूंगा फिर मैं, याद रखना ये बात पहले ही, कुछ भी हो। जी चलो, और मोबाइल पे नहीं, यही बोल दो अगर बंद करना पड़ रहा है ना, शर्माओ मत। चलो देखो आगे देखो, इस फॉर्मूले को एक और तरीके से मॉडिफाई करते हैं। वो मॉडिफिकेशन कैसे होता है अब मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है? अब ध्यान से देखना कैसे अपन इसको मॉडिफाई करते हैं। तो फॉर्मूला अभी क्या आया और उसका मॉडिफिकेशन अपने को कैसे करना है ये देखो। अभी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है P नॉट A माइनस P डिवाइडेड बाय P नॉट A इज इक्वल टू, क्या आया था फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला बोलो, XB के बराबर। और XB की वैल्यू किसके बराबर थी, NB अपॉन Na प्लस NB। और रेसिप्रोकेट करो इस इक्वेशन को दोनों तरफ। तो P नॉट A ऊपर आ गया, जो डिनोमिनेटर में था, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर, P नॉट A माइनस P। RHS में भी करना पड़ेगा, Na प्लस NB अपॉन NB। अब इधर RHS में डिनोमिनेटर को सेपरेट करो, तो डिनोमिनेटर को सेपरेट Na अपॉन NB प्लस NB बाय NB। वापस से LCM लोगे तो वही यही वैल्यू आ जाएगी, चेक कर लो पहले, LCM लेके यही आ जाएगा। और LHS में एज इट इज चल रहा है अभी, LHS में कोई चेंज नहीं है, लिख देता हूँ पहले। चलो P नॉट A अपॉन P नॉट A माइनस P, ठीक है? ये कैंसिल हो गया वन टाइम। अब क्या करो, अब क्या करना है, इस वन को, ये जो NB अपॉन NB वन आ गया था ना, इस वन को इधर ट्रांसपोज कर लो, तो क्या हो जाएगा ये P नॉट A अपॉन P नॉट A माइनस P माइनस वन, प्लस वन था तो इधर आके माइनस वन हो जाएगा। और इधर क्या बच रहा है, Na अपॉन NB। अब LHS में LCM लेंगे, LHS में ये डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर तो वन है, तो LCM यही हो जाएगा P नॉट A माइनस P, ये LCM हो जाएगा, ठीक है? LCM लेते हो तो फिर ये वाला टर्म इससे डिवाइड करोगे LCM से तो वन ही हो जाएगा, फिर वन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये P नॉट A हो जाएगा, माइनस फिर से क्या करोगे तुम, LCM जो है P नॉट A माइनस P, इसको डिवाइड करोगे वन से तो P नॉट A माइनस P बचेगा, फिर वन से मल्टीप्लाई करोगे तो P नॉट A माइनस माइनस ये समझ में आया सबको इतना? Na अपॉन NB चल रहा है, Na अपॉन NB चल रहा है। ब्रैकेट खोलो, साइन चेंज करो, तो ब्लू कलर से लिखा है P नॉट A माइनस P नॉट A माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये P के बराबर, डिवाइडेड बाय नीचे P नॉट A माइनस P, इधर चल रहा है Na अपॉन NB। P नॉट A प्लस P नॉट A माइनस P नॉट A, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है? और ये कितना बच रहा है फिर इधर, P अपॉन P नॉट A माइनस P। हाँ, P नॉट A माइनस P। ये सॉल्यूशन का था, एस भी लगा सकते हो तुम जाके, जो मैंने एस ओमिट कर दिया वो सॉल्यूशन, कुछ नहीं लिखा, मतलब वो सॉल्यूशन की ही बात हो रही है। PS करके चल रहे थे ना अपन, तो चाहो तो एस भी लगाते हुए लिया, वो P कुछ नहीं लगा, मतलब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है? इज इक्वल टू Na अपॉन NB, ठीक है? अब चलो उसके बाद आपको क्या करना है, P नॉट, अब इसको क्या कर लो, रेसिप्रोकल कर लो, वापस से रेसिप्रोकल कर लो, ये जो इक्वेशन आई ना इसको फिर से रेसिप्रोकेट कर लो, क्या हो जाएगा, P नॉट A माइनस P अपॉन P।
और इधर भी RHS में भी रेसिप्रोकेट होगी तो NB अपॉन NA। अब देखो इस फॉर्मूले के पूरे डेरिवेशन में कहीं तुमने अप्रोक्सीमेशन लिया है, नेग्लेक्ट करा है किसी चीज को क्या? नहीं करा है। देखो यहाँ से स्टार्टिंग था, यहाँ से स्टार्टिंग था, यहाँ पे तुमने NB को नेग्लेक्ट करा है कहीं पे क्या? नहीं करा है ना। यहाँ पे तुमने रेसिप्रोकल लिया, उसके बाद डिनोमिनेटर सेपरेट किया, फिर 1 को इधर ट्रांसपोज किया, फिर LCM लिया, और कहीं पे भी तुमने कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं करा है। मतलब ये वाला फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल कंडीशंस, क्योंकि तुमने कोई नेग्लेक्शन यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है। समझ में आ गई क्या बात सबको? ये वाला जो केस है उसमें कुछ डिफरेंस है बच्चों। पहले वाला फॉर्मूला कैसा था? पहले वाला फॉर्मूला कुछ ऐसा था, कैसा? P0A माइनस PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वाला वेपर प्रेशर था, P0A आ रहा था। यहाँ पे P0A माइनस P, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला टर्म तो सेम है, पर डिवाइड इस बार तुम किससे कर रहे हो? यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर रहे हो, और यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर रहे थे। और RHS भी दोनों का सेम है क्या? तो देखो इसका RHS NB अपॉन NA आ रहा है, और इसका भी RHS, इसका RHS क्या था? नेग्लेक्ट करने के बाद, नेग्लेक्ट करने के बाद क्या आ रहा था? डिनोमिनेटर में से NB को नेग्लेक्ट कर दिया था, तो नेग्लेक्ट करने के बाद ऐसा आ रहा था उसमें नेग्लेक्ट करने के बाद ये वाला फॉर्मूला बच रहा था NB अपॉन NA के बराबर। ठीक है, क्लियर है सबको? NB अपॉन NA, डिनोमिनेटर में से NB को नेग्लेक्ट करने के बाद ऐसा बच रहा था। तो वो वाला फॉर्मूला, ये पुराना वाला फॉर्मूला, ये स्पेशल फॉर्मूला था फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। वो जो नया फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले याद हो गए क्या? चलो लिख के बताओ। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हाट कैन बी यूज्ड? तो आप बोलोगे P0A लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वाले से, P0A है ना। ए भी हटा सकते हो क्योंकि यहाँ पे तो एक ही चीज वेपर में जा रही है ना, है ना, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। चाहो तो ए भी हटा दोगे तो नॉट वाला सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, और पी जो खाली पी लिखा हुआ है वो सॉल्यूशन का, तो ए भी हटा सकते हो चाहो तो। और इधर क्या आ रहा था बोलो? NB अपॉन NB बाय NA का फॉर्मूला लिख रहे थे, तो WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय MA अपॉन WA। पर ये वाला फॉर्मूले में तुमने नेग्लेक्ट करा था, यहाँ से नेग्लेक्ट करा था, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में तो टोटल मोल्स आते हैं, पर इसको तुमने नेग्लेक्ट कर दिया था। तो दिस इज स्पेशल फॉर्मूला वैलिड ओनली फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। बट जो अभी जो तुमने डिराइव किया था, दैट इज P0A माइनस P डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू, वो भी NB अपॉन NA ही आ रहा है, NB अपॉन NA आ रहा है, और इधर भी सेम चलेगा, WB अपॉन MB इज इक्वल टू, RHS तो दोनों का सेम ही है, MA अपॉन WA। पर दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल द कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पे तुमने कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है। दिस इज वैलिड फॉर ऑल कंडीशंस। ठीक, क्लियर? यस सर। हाँ, तो जो तुम्हारा एप्लीकेबल फॉर्मूला वही इस्तेमाल करना है तुम्हारे को। अब इस पे क्वेश्चंस करें अपन? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। रेडी अयूब? यस सर। हाँ, कैलकुलेशन से तैयार हो, फास्ट फास्ट, पेन पेपर हाथ में, फटाफट दोनों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, आ रहा है। अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज, वो केबीसी वाली वो भी बजाऊंगा बैकग्राउंड म्यूजिक, वो जो नर्वसनेस वाला बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, इज 40 mm Hg, 40 mm Hg। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज 40 mm Hg। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन, लिक्विड का ही दे रखा है, सॉल्वेंट का, पर सॉल्यूशन विथ सॉलिड बी, जिसमें सॉलिड बी डाला गया है, कोई ना होगा सॉलिड बी, इसको डाला तब वेपर प्रेशर घट गया, घट नहीं था, ऐसे ही तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पहले बताओ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी हुई, जल्दी से वैल्यू देख के बताओ। प्योर की 40 है, सॉल्यूशन की 32, 8, 40 माइनस 32, 8 mm Hg यूनिट के साथ। अब आपको बताना है मोल फ्रैक्शन बताना है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताना है। 1/5 दैट इज 0.2 इज करेक्ट आंसर। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P0A माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ए वे हटा दो, सब आपको मालूम है। P0 माइनस P इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चों? P0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स ए होता है, या इस तरह से आपने कर लिया था,
वो क्या हो गया था बोलो, माइनस पी नॉट और एक्स बी के बराबर, राइट। ये फॉर्मूला पढ़ा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। प्योर सॉल्वेंट का कितना है बोलो 40 और सॉल्यूशन का कितना है 32, फिर से प्योर सॉल्वेंट का कितना है 40 और मोल फ्रैक्शन निकालने को बोला है। तो 40 माइनस 32 इज 8, 8 अपॉन 40, 8 अपॉन 40 इज योर 1/5। अभी देखो मैंने अप्रोक्सीमेशन वाला यूज नहीं करा है, ये तो प्योर फॉर्मूला है एक्स बी, यहाँ पे नेग्लेक्ट थोड़ी करा है कुछ नहीं। 1/5 तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 0.2 के बराबर, 0.2 विदाउट यूनिट, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। अगला क्वेश्चन करके बताओगे, करें? Yes. फटाफट आंसर आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5,000 रुपए के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है अब, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब पानी था, पानी के अंदर ग्लूकोज डाल दिया। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको मालूम है, C6H12O6, C6H12O6 इज 750 mmHg। ग्लूकोज डालने के बाद वेपर प्रेशर दे रखा है, मतलब सॉल्यूशन का दे रखा है एट 373 केल्विन, ये भी बता दिया। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड ऑल्सो कैलकुलेट मोलारिटी। और एक और चीज देना पड़ेगी उनको, हाँ नहीं कुछ नहीं देंगे, बस दे दिया जो देना। पहले तो मेरे को 2 चीजें आपसे पूछूंगा, वो आपको बताना है। सबसे पहले बताओ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 750 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पानी है तो वो कितना होगा 23.8। वापस से बोलो। टेम्परेचर देखो बेटा, टेम्परेचर देखो, 373 केल्विन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 180 m या 760 mmHg होता है। mmHg में कितना होता है, तो डायरेक्टली टेम्परेचर देके आपको वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का दे दिया। प्योर पानी है और बॉइल हो रहा हो तो उसका वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तभी तो बॉइलिंग होती है। तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो mmHg में 760 होता है। तो वेपर प्रेशर आपको इनडायरेक्टली दे रखा है प्योर सॉल्वेंट का, दैट इज योर 760 mm ऑफ Hg। समझ में आ गई बात क्या सबको? Yes, sir. अब बताओ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी हुई, P0 माइनस P 10 mmHg। अब आगे का सॉल्व करके बताओ। 1/76 आ जाएगा। 1/70, हाँ मोल फ्रैक्शन इज 1/76, यू आर करेक्ट। इसको और मेरे को डेसिमल में बताओ सॉल्व करके फटाफट से। 0.0131, वेरी गुड, है ना। ये सॉल्यूट का आ गया, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन आ गया। तो तुमसे कोई पानी का मोल फ्रैक्शन पूछ ले तो कोई बता पाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी एक्वस सॉल्यूशन है, 1 - वेरी गुड। 1 माइनस 0.0131, 1 माइनस, पहले ये मत बोलो, रिजल्ट भी तो बोलो फटाफट। 0.987 है ना, इतना देख लो, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो उसको 1 में से माइनस करोगे 1.000 से कितना हो जाएगा 0.987। बोलो बच्चों, सानिया, आस्था, 0.987। नाजमीन समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. 0.987 इज द आंसर, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब तुम्हारे से तो मोलैरिटी पूछी थी, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लो तो क्लियर हो जाएगी चीज। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। मोलैलिटी पूछी थी, सॉरी आई एम सॉरी, मोलैलिटी पूछी थी, स्मॉल एम पूछा था। तो एक रिलेशनशिप पढ़ा था, आपको याद है? नहीं भी याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों तरीके से बता दूंगा। मोलैलिटी का एक रिलेशनशिप पढ़ा था मैंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये रिलेशनशिप पढ़ा था आपने मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। नहीं तो मैं डायरेक्ट करना भी बता दूंगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ, फ्रैक्शन में ही बोल दो चलो, 1/76। 1/76। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, सॉल्यूट तो 1/76 आ गया। तो देखो 1 बनाना है, ध्यान से सुनो, मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ। डायरेक्ट ट्रिक क्या, आपको समझ में आना चाहिए। आपको डिनोमिनेटर तो इधर भी 76 तो रखना पड़ेगा, तो प्लस 75/76, तो डिनोमिनेटर 76, 1 में 75 ऐड करोगे तो 76/76 1 होगा। तो 1/76 में क्या ऐड करो कि आंसर 1 हो जाए। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर तो 76 ही रहेगा दूसरी चीज का भी, पर यहाँ पे 76 बनाना है न्यूमरेटर को, तो 1 तो पहले से ही है, 75 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका क्या आएगा मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, 75/76। समझ में आ रही है बात क्या? जैसे मैंने बोला मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का 1/2 है या 1/4 है, तो सॉल्वेंट का कैसे निकालोगे, डिनोमिनेटर तो सेम, डिनोमिनेटर तो जो है वही रहेगा, और यहाँ पे 4 बनाने के लिए इधर क्या ऐड करना है न्यूमरेटर में 3। तो फटाफट से बोलना आना चाहिए। मैंने बोला 1/8 सॉल्यूट का है, सॉल्वेंट का फ्रैक्शन में बताओ तो 7/8। फटाफट फटाफट बोलना है। मैंने बोला 1/6 सॉल्यूट का है, तो इधर कितना हो जाएगा, 5/6। फटाफट आना चाहिए इस तरह से, है ना। तो अगर 1/76 सॉल्यूट का है तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, 75/76। तो डिवाइड करो, एक्स बी की वैल्यू है 1/76, तो एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 76/75। उल्टा करके लिख दिया ना ये, है ना, और A/B/C/D, तो ये 76 वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बोलो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, पानी 18, मोलर मास कितना होता है उसका, 18 होता है। अब 76 से 76 गया, 75 है, 1000 है, 25 से 3 बार में काटो, 25 से 40 बार में काटो, है ना, और फिर 40 है और 18 है, तो 2 से काट लो इसको, 2 से 9 बारी में है, 20 बारी में 20/9। 20/9 नहीं है, 3 भी तो है, 20/27 आ रहा है। यस सर, यस। 20/27 को सिंप्लीफाई और कौन करेगा, मैं करूंगा, जल्दी से करो। 0.200 हो गया ये, ठीक है ना। कितनी बार जा रहा है, 30 × 6 180, और 7 बार 210, तो 7 बार में जाएगा, 3 7 21 होता है, तो 189, 189, 11 माइनस होएगा 0 110, और 30 × 3 90, 4 में 120, 4 बार में जाएगा 0.74 मोलल, 0.74 मोलल हो जाएगा, राइट। यही आ रहा है आंसर। यस 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 सर। सबका हुआ सॉल्व के वापस से बताऊं, किसी को नहीं आया ना समझ में तो प्लीज बोलना, है ना, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा। अभी धीरे धीरे सब कैलकुलेशन की आदत बना रहे हैं अपन, रोज सॉल्व कर रहे हैं, बहुत फास्ट हो जाएगी तुम, उसमें कोई परेशानी नहीं। अगला प्रॉब्लम कर पाओगे लास्ट आज का? यस सर। यस। कोशिश करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट क्या है बच्चों, पानी, कंटेनिंग लिक्विड ए, कंटेनिंग लिक्विड ए, जिसका मोलर मास 128 दे दिया लिक्विड ए का, ठीक है, 64% बाय वेट, हैज वेपर प्रेशर ऑफ 145 mmHg, find vapor pressure of pure A, find vapor pressure of A if that of water is, ये दोनों दूसरा वाला क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा जो अपन इससे पहले सुबह कर रहे थे, if that of water is 155 mmHg, 155 mmHg, ये सुबह वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है जो अपनों ने वॉलेटाइल सॉल्यूट वाला पढ़ा था। देखो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, समझ नहीं पा रहे हो अगर तुम तो। एक कंटेनर में सॉल्यूशन है जिसमें दो तरह के लिक्विड है, एक तो क्या है बच्चों, लिक्विड ए प्लस पानी, दो चीज मिक्स हो रखी है, तो वेपर्स भी दोनों के बनेंगे। लिक्विड है ए तो उसके भी वेपर्स बनेंगे, और पानी है, पानी के तो वेपर्स बनेंगे ही। तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर की रीडिंग कितनी आ रही है तुम्हारे पास, 145 mmHg, और इस सॉल्यूशन का कंपोजिशन तो कैसे भी दे सकते हैं, तो कौन से कंसंट्रेशन टर्म में दे रखा है, 64% बाय वेट दे रखा है। इस तरह से इसका कंसंट्रेशन दे रखा है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा ना तुम्हारे को ऑल्सो लगाने के लिए, मोल फ्रैक्शन भी निकाला जा सकता है परसेंटेज बाय वेट से। उसके बाद वो बोलना है
अगर खाली प्योर ए होता तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता, पानी नहीं मिक्स होता तो उसका वेपर प्रेशर बताना है तुम्हारे को। अगर खाली पानी का दे रखा है, खाली पानी लेते तो इस टेम्परेचर पे 155 mmHg वेपर प्रेशर होता, खाली पानी का भी दे दिया तो फॉर्मूला क्या होता है पहले वो लिख दो, तो अपने आप तुम्हारे को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला लिख लिया करो, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, दो लिक्विड है तो एक लिक्विड ए है और एक पानी है, तो प्रेशर ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड ए प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय द वाटर वेपर PH2O। यहाँ पे वेपर्स में दो चीजें हैं, एक तो लिक्विड ए की वेपर है और H2O की वेपर है, तो टोटल प्रेशर यहाँ पे जो रीड कर रहा होगा किसका सम होगा, PA प्लस PH2O के बराबर। इतना समझ में आ रही है इस बात क्या सबको? अब ये PA निकालने का तरीका तो राउल्स लॉ ने बताया कि PA कैसे निकालते हैं, तो उन्होंने बोला प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन फेज, मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन फेज x से, है ना, प्लस यहाँ पे क्या आएगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर P0H2O मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन फेज, राइट। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है क्या तुम लोगों को सॉल्यूशन का? यस, वो भी दे रखा है 145 mmHg। क्या क्या चीजें गिवन है, PS भी दे रखा है तुम्हारे को, और क्या क्या पता है तुम्हारे को? अच्छा, 64% बाय वेट का मतलब क्या है, 64 ग्राम प्रेजेंट लिक्विड ए इन 100 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 100 ग्राम, और सॉल्यूट कितना है तुम्हारे पास, 64 ग्राम। तो पानी का वजन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, पानी इज योर सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 36 ग्राम। 100 माइनस 64 इज 36। इतना समझ में आया, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 64 ग्राम सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट कितना है, 36 ग्राम। इस वजह से वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाता था, कम अमाउंट ज्यादा अमाउंट वो नहीं चलता है, ऐसा जरूरी नहीं है, पानी ही सॉल्वेंट है यहाँ पे भी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 36 ग्राम है, फिर भी वही सॉल्वेंट है। अब मोल्स निकाल लो जरा, तो मोल्स ऑफ लिक्विड ए बताओ तो जरा, मोल्स ऑफ लिक्विड ए निकालना है, तो मास ऑफ लिक्विड है 64, मोलर मास क्वेश्चन में 128 इसीलिए दिया है आसानी से कट जाए, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 है ना, 128 दे रखा है ना, तो 1/2 0.5 हो गया। पानी के मोल्स बताओ जल्दी से मेरे को, N of H2O, तो गिवन मास कितना है 36 डिवाइडेड बाय 18, तो 2 मोल्स आ जाएंगे। अब आसानी से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो तुम। चलो P0A की वैल्यू निकालना है तुम्हारे को, इसको ये तुम्हारे को डिटरमाइन करना है, इसको x बोल दो, इधर 145 x से निकालना, तो फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज मोल्स ऑफ A, तो A के मोल्स कितने हैं 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 0.5 प्लस 2.5 प्लस पानी का प्योर कंपोनेंट में वेपर प्रेशर कितना दे रखा है 155, और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ H2O कितने आए थे तुम्हारे 2 डिवाइडेड बाय 2.5 अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, डेसिमल से डेसिमल गया 1/5 हो रहा है, ये 1/5 है तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, कितना होगा 4/5 होएगा, तब जाके तो 1 के बराबर होंगे। समझ में आ रही बात, कर लो, नहीं तो इसको कैंसिल कर लो, या डेसिमल हटाओ तो 5 से काटोगे तो 4/5 ही हो रहा है, वो जो सिंप्लीफाई हो सकता है कर लो। ये 5 1 जा कितनी बार में जाएगा 31 टाइम्स, 31 4 जा इज 124, तो ये प्लस 124 ये वाला टर्म है, और इधर 1/5 बच रहा है या x/5 बच रहा है, तो अब क्या कर लो, ये 124 को उधर भेज दो, 124 को उधर भेज दो, तो 145 माइनस 124, और इधर क्या चल रहा है x/5 145 माइनस 124 बोलो कितना है 21 के बराबर, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये 105। तो उस लिक्विड का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है 105 mm ऑफ Hg। ये क्वेश्चन आया समझ बच्चों सभी को, नहीं आया तो एक और बार बता दूं, बोलो। यस सर। जिसको क्लियर नहीं हो वो बोलो, सबको हो गया समझ में, हाँ या ना? चलो गुड। तो आप क्या करना है, होमवर्क एनसीईआरटी में क्वेश्चन तलाशो एक्सरसाइज में, कि इस कॉन्सेप्ट पे कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ लिए वो मैं लिख देता हूँ। टोटल वेपर प्रेशर वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए लिख रहा हूँ मैं, वोलेटाइल सॉल्यूशन PA प्लस PB, दो चीजें हैं सॉल्यूशन में, तो P0A XA प्लस P0B XB, है ना, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में या लिक्विड फेज में। सॉल्वेंट वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है A के, तो क्या हो जाएगा प्रेशर ऑफ A अपॉन टोटल प्रेशर, है ना, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द वेपर फेज निकालना है, तो प्रेशर ऑफ B वेपर प्रेशर, कौन सा प्रेशर, वेपर प्रेशर अपन टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कुछ नहीं है ये PS ही है, PA प्लस PB, है ना। उसके बाद देन आपने आज एक और राउल्स लॉ पढ़ लिया फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसका फॉर्मूला क्या बना, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर P0A माइनस PS इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल टू बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको तुमने नेग्लेक्ट करने के बाद फाइनली फॉर्मूला क्या आया था WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय MA अपॉन WA, ये नेग्लेक्ट करने वाला है,
इसमें पी नॉट की जगह अगर मैं यहाँ पे पी एस ई ले लूँ तो इस केस में ये विदाउट नेग्लेक्ट करने वाला फॉर्मूला हो जाएगा, और दो वो हर कंडीशन में वैलिड है, पर ये वाला जो पहले लिखा था वो खाली वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। तो ये सवाल करोगे, इस पे प्रैक्टिस करोगे आप लोग घर पे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अपन कल करेंगे फिर, और है ना नेक्स्ट क्लास में जो परसों आएगा वो। ठीक है बच्चों, Yes, sir. गुड नाइट, गुड नाइट बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. वेलकम।